नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, पीएम आवास पहुंचे सीएम योगी, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और पीएम आवास भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि तमाम महत्वपूर्ण बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी संभव है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से चर्चा होनी संभव है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, इसलिए तमाम राजनीतिक घटनाओं, आगामी चुनावों और तमाम बड़े फैसलों पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है इस वक्त और पीएम आवास का उन्होंने रुख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चर्चा होगी। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का झटका नहीं मिलेगा। महामारी के दौरान रुका 18 माह का डीए, कोरोना काल में रोका गया भत्ता नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा रुका हुआ भत्ता, 18 महीनों का महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका। कोरोना काल में जो भत्ता रोका गया था, महंगाई भत्ता, वो नहीं दिया जाएगा और तकरीबन 18 महीने का ये महंगाई भत्ता है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को निराश करने वाली यह खबर जरूर है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया है। करीब 78 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली। दिल्ली स्थित अपने आवास के बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गए थे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में उनका नाम हमेशा जाना गया है और 80 देशों की यात्राएं उन्होंने की है। इसी के साथ साथ इंदौर के रहने वाले वेद प्रताप वैदिक ने 1958 से पत्रकारिता का सफर शुरू किया था। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पीएचडी उन्होंने की और जेएनयू से हिंदी में शोध जमा कर पीएचडी लेने वाले पहले व्यक्ति रहे वैदिक। 80 देशों की यात्राएं उन्होंने की। वैदिक की आतंकी हाफिज सईद से इंटरव्यू की चर्चा पर काफ़ी हंगामा हुआ था और इसी के साथ साथ इन तमाम चर्चाओं के बीच अपना नाम उन्होंने बनाया। 78 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विपक्ष के हंगामे और राहुल के बयान को लेकर के तंज कसा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भेष और भाषा दोनों ठीक नहीं था। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिन आज था और आज भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। सर, आपने देखा किस तरीके से लगातार जो विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हाथों में तख्तियां लेकर कहीं ना कहीं हंगामा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अडानी मुद्दे पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करती है। देखिए, संसद में चर्चा करने के लिए संसद के नियम बनाए गए, उस नियम के आधार पर उनको नोटिस देना चाहिए। उस नियमावली के अनुसार नोटिस देता है, संसद में उसको अपनी बात रखने की इजाज़त पीठासीन अधिकारी पीठ के तरफ से मिलता है। राहुल गांधी अगर हम बात करें, जब भी वो विदेश दौरे पे जाते हैं, तमाम तरीके के उनके बयान निकलकर सामने आते हैं। आपने देखा हाल में वो विदेश दौरे पे थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कई बातें उन्होंने कही। यहाँ तक कह दिया कि मैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा था तो कई लोगों ने मुझे देखा, उन्हें बाद में पता चला कि वो आतंकित हैं, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। एक बात और उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास है वो सत्ता पक्ष करता है और कहीं ना कहीं माइक म्यूट कर दिया जाता है। आपको लगता है कि वाकई में सदन में ऐसा होता है? मैं भी संसद में बहुत दिन से हूँ, 1991 से हूँ। हमारी माइक तो कभी बंद नहीं होती। राहुल गांधी जो विदेश में या बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे प्रामाणिकता के साथ कहना है कि राहुल ने, मैं उसके पदयात्रा जो किया वो एक सामाजिक कार्यक्रमों का सामाजिक धर्म मैं मानता हूँ। भाषा, भेष, भोजन पदयात्रा का एक निश्चित है, लेकिन पदयात्रा के दौरान भी न भाषा उनकी थी, न भेष था, न भोजन था। फिर भी मैंने पदयात्रा करने के कारण से मेरे मन में एक सहमति बनी
मैं कभी राहुल से सहमत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सहमति बनी कि एक पदयात्रा से सामाजिक कार्यक्रमों का, सामाजिक धर्म का निर्वाह किया, इसमें संशोधन होगा और विपक्ष का एक नेता या कार्यकर्ता एक सही दिशा में कार्य करेगा। लेकिन पदयात्रा के बाद जो वो आचरण प्रस्तुत किया है, तो मुझे लगा कि इसका दूसरा केस है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने सीमा पार कर दिया है और कहीं ना कहीं पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है और हम मौन नहीं रहेंगे इस पे। नहीं, वो मौन नहीं रहेंगे तो खूब चिल्लाएं। ईडी और सीबीआई काहे के लिए बनी है? भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बनी है, और भ्रष्टाचार सरकार जो रहती है उसकी जवाबदेह जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार की जांच कराएगी ही। लेकिन मैं एक सवाल ये कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के जांच में जो रुपए मिल रहे हैं वो ईडी या सीबीआई रख रही है कि वो जहाँ से जांच कर रहे हैं, जिसके छापा मार के जिनको देख रहे हैं उनके मिल रहे हैं? तो योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि रामनवमी चूंकि आ रहा है, तो इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? भाई, समाज के लोग नवरात्र में अखंड रामायण, दुर्गा सप्तशती करते ही हैं। तो शासन और समाज एक दूसरे का पूरक है। अगर शासन भी उसमें मदद करता है, सहायता करता है, या शासन भी भागीदारी करता है, तो हर्ज क्या है? शासन भी तो समाज के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बलिया से बीजेपी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्जिद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शासन और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दूसरा दिन आज जम्मू में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी खेप बरामद की और इस कार्रवाई के बाद एनसीबी की टीम ने सरकार जारी नशा विनाश अभियान के तहत नशीले मादक पदार्थ को डिस्ट्रॉय किया है। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम ने करीब 329.447 किलो हेरोइन, चरस और अन्य नशीले पदार्थों को डिस्ट्रॉय किया है। आपको बता दें कि यह नशीला पदार्थ सीमा पार से देश में भेजा गया था। सब भरा हुआ है, and then the smell is महाराष्ट्र में ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। किसानों का ये मोर्चा नासिक से चलकर मुंबई आ रहा है। आजाद मैदान पर सभी धरना देंगे और वहीं शिंदे फडणवीस सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत कर हल निकालने का प्रयास कर रही है ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। मोर्चों में शामिल किसान नासिक से प्याज की कीमत सहित 17 पॉइंट डिमांड का चार्टर लेकर मार्च कर रहे हैं और किसानों की सबसे प्रमुख मांग विशेष रूप से प्याज के लिए लाभकारी मूल्य है। प्याज के लिए 2,000 रुपये प्रति क्विंटल और निर्यात नीतियों में बदलाव के साथ साथ 600 रुपये प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी की मांग किसान कर रहे हैं। मार्च कर रहे किसानों के द्वारा अन्य प्रमुख मांगों में किसानों की पूर्ण ऋण माफी, लंबित बिजली बिलों को माफ करना और रोजाना कम से कम 12 घंटे बिजली मिले। बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजे की मांग भी किसान के द्वारा की जा रही है। तो आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं किसानों के प्रदर्शन की, जिसमें अपनी सब्जियों को लेकर के, प्याज को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और कई मांगे भी रखी जा रही हैं। इसी के साथ साथ आज़ाद मैदान में धरना देने का पूरा प्लान है आदिवासी किसानों का। ये कहा जा रहा है कि आदिवासी किसानों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। फरियल सैयद हमारे साथ बनी हुई है ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। फरियल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसानों की जो मांगे हैं वो पूर्ण हुई हैं? सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है या नहीं? जी देखिए, अगर हम किसान संगठन की ओर से बात करेंगे तो उनका ये साफ साफ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो भी किसानों की तरफ से आत्महत्या लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है उसको लेकर सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई है। साथ ही साथ जो प्याज को लेकर सबसे ज्यादा समस्या जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है उसके ऊपर कोई हल जो है महाराष्ट्र सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई। अगर आप देखोगे तो अभी भी जो है वो बजट सत्र जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा है और लगातार जो विरोधी पक्ष के नेता है वो सदन में जो है वो किसानों की ओर से आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो
महाराष्ट्र सरकार ने ये आश्वासन जरूर दिया था कि वो कुछ ना कुछ करके जो है वो किसानों को राहत देगी, लेकिन जिस तरीके की राहत की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है उससे किसान जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं 10,000 से ज्यादा की तादाद में जो किसान है वो नासिक से पैदल चलकर मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं और आज शाम तक वो आजाद मैदान में जो मुंबई में है वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ वहां पर धरना देंगे और अपनी जो मांगे है वो मांगों को जो लेकर वो सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मुंबई के मलाड इलाके के अप्पापाड़ा की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि आग लगने से 15 से 20 एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वो आग का देख रहे हैं किस तरह उसमें फरीदाबाद के पनहेड़ा गांव में सड़क हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने मासूम बच्चे की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बच्चा सुबह 6 बजे अपने पापा के साथ सैर करने के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। हादसे के बाद तुरंत ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। वहीं ग्रामीणों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग, बिना नंबर के ओवरलोडेड ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? कटिहार जिले में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लगभग 1 दर्जन घर जल करके राख हो गए, वहीं लाखों की संपत्ति जल करके राख में तब्दील हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया और 1 दर्जन घर जल करके राख हो गए, जहां पर परिजनों का रो रो करके भी बुरा हाल है, पीड़ितों का रो रो करके बुरा हाल है। जिनके घरों में आग लगी है, जिनका सामान सारा जल करके राख हो गया, उनका रो रो करके बुरा हाल है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के कटिहार जिला अध्यक्ष मोहम्मद तमीजुद्दीन के नेतृत्व में समाहरणालय सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। जिलाध्यक्ष मोहम्मद तमीजुद्दीन ने बताया कि अगर महागठबंधन सरकार समान काम, समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करती है तो उन्हें भी 15 लाख की तरह जुमला ही माना जाएगा। ऐसे में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिक्षक जुमलेबाजों की बजाय किसी तीसरे विकल्प को चुनेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समता मूलक समाज और उसकी विरासत को बचाने के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा कार्यक्रम चला रही है। यात्रा का प्रथम चरण का समापन 6 मार्च को हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान सत्ता और व्यवस्था ने वंचितों और शोषितों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, ये सही नहीं है। यात्रा के दौरान कुशवाहा महापुरुषों के स्मारकों पर श्रद्धासुमन अर्पित कर संकल्प लेंगे और वही कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से होगी। कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था उस समय और आज में कोई फर्क। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कल से विरासत बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभाव डालेगा, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिले से? देखिए, इस यात्रा का फर्स्ट फेज तो बीत चुका है। सेकेंड फेज की शुरुआत हम कल से कर रहे हैं और नालंदा जा रहे हैं, उसके आगे और जगह भी जाना है।
जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी लोगों का समर्थन मुझको मिला है और हमको लगता है कि नालंदा जिला के लोगों का समर्थन ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं उस विरासत को बर्बाद होते हुए बिहार के लोग नहीं देख सकते और उसको बनाने में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नालंदा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उस वक्त। और आज जब यह विरासत बर्बादी के कगार पे है तो वहाँ के लोगों के मन में ज़्यादा चिंता होगी, इसलिए वहाँ ज़्यादा समर्थन मिलेगा। सीबीआई की जांच चल रही है, इस प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो नीतीश जी के लिए परेशानी है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है, पहले से जांच चल रही है, कोई पहली बार नहीं है। मुकदमा भी पहले से है बहुत सारा, जिसमें कई मुकदमों में सजा भी हो गई है, तो उनके लिए तो एक तरह से कही कि रूटीन जैसा है। तेजस्वी यादव ने कहा भी कि तो चलते रहता है, राबड़ी जी ने भी कहा कि चलते रहता है, तो उनके लिए भले रूटीन जैसा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि नीतीश जी इसी तरह के कारण से कभी उनसे उन्होंने दोस्ती तोड़ ली थी, गठबंधन तोड़कर दूसरे गठबंधन में नीतीश जी चले गए थे और आज सेम स्थिति है और फिर भी नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार भी नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़ेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे, डिसीजन तो उनका होगा, लेकिन पुराने वाले नीतीश कुमार जी होते तो कब का उनसे दोस्ती टूट गई होती या उनके साथ फिर दोस्ती होती ही नहीं। लेकिन अब जिस रूप में आज नीतीश कुमार जी एक्ट कर रहे हैं, अब क्या करेंगे इसका जवाब वही दे पाए। सर, एक और मुद्दा जो है अभी बहुत चर्चित है, प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और सरकार जो इस पे एक्शन ले रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार की सरकार तो इस समस्या से ही पल्ला झाड़ना चाहती है। घटना वहाँ हुई है, घटना कितनी बड़ी है छोटी है अलग बात है, लेकिन घटना तो हुई है। लेकिन उसके बावजूद राज्य की सरकार की ओर से बहुत रिस्पॉन्ड नहीं करना या फिर उस घटना के बारे में हल्के ढंग से कुछ कह देना, यह राज्य सरकार की जवाबदेही इस तरह की नहीं होती है। राज्य सरकार की जवाबदेही है कि घटना चाहे एक आदमी के साथ हो या 100 आदमी के साथ हो, राज्य की सरकार को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, जो अभी तक दिख नहीं रहा है। तो हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।